नमस्कार दोस्तों, एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स के आज के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। हमारी जो पहली न्यूज़ है आज की वो मीट बैन इन दिल्ली से संबंधित है, जिसे हमें एथिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना है। देखो, दोनों तरफ के व्यूज़ हैं। मतलब एक पक्ष ये कहता है जो एसडीएमसी में यानी साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आने वाले एरियाज में मीट बैन हुआ है नवरात्रि के दौरान, ये सही है, और दूसरा पक्ष कहता है सही नहीं है। तो दोनों पक्षों के जो व्यूज है ना, उनको हम एथिकली और अनएथिकली एनालाइज करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन यूपीएससी ये पूछ सकती है, एथिकल डायलेमास क्या हैं। देखो, एक तरफ वैल्यू ऑफ फेथ है, मतलब कोई हिंदू है, उसका फेस्टिवल चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो उसका अपने धर्म में विश्वास है। दूसरी तरफ है लिबर्टी। संविधान लिबर्टी प्रोवाइड करता है किसी भी सिटीजन को, वो क्या खाना चाहता है क्या नहीं खाना चाहता है उसकी मर्जी है। तो ये है पहला एथिकल डायलेमा। दूसरा एथिकल डायलेमा है रिलीजियस मोरालिटी। रिलीजियस मोरालिटी मतलब हिंदू धर्म के मोरल्स ये कहते हैं आपको मीट वगैरह का सेवन नहीं करना है। इसके अगेंस्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संविधान देखो राइट टू फूड की चॉइस करता है, मतलब आप अपनी मर्जी के हिसाब से फूड खा सकते हैं। तो ये एथिकल डायलेमास है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक तरफ है वैल्यू ऑफ फेथ वर्सेस लिबर्टी, और दूसरा एथिकल डायलेमा निकल के आता है रिलीजियस मोरालिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देखो, एक पक्ष जो दिल्ली में मीट बैन की वकालत करता है उसके अनुसार देखो, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, और हिंदू धर्म के लोगों का फेस्टिवल चल रहा है यानी नवरात्रि चल रही है, तो उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए अगर मीट बैन किया जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यह पहले पक्ष का आर्गुमेंट है। पहले पक्ष का आर्गुमेंट में यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में जब मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, वहां पे रमजान का महीना जब चलता है, अभी चल रहा है, तो वहां पे भी कुछ आइटम्स पर बैन लग जाता है, जैसे अल्कोहल पर। तो फिर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता मेजोरिटी पॉपुलेशन को देखते हुए। इसके बाद अब हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं। दोनों पक्षों को एथिकली एनालाइज करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना सॉल्यूशन जरूर दीजिएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। दूसरा पक्ष का पहला आर्गुमेंट देखो ये है, जो लोग ये बोलते हैं ना कि फेथ के बेसिस पर मीट बैन सही है, बट देखो उनके अनुसार हिंदुइज्म में भी यूनिवर्सली ये नहीं कहा गया है कि मीट बिल्कुल भी नहीं खाना है। मतलब जैसे बंगाल में जो ब्राह्मण है ना, वो मीट का सेवन करते हैं, बाकी नॉर्थ इंडिया में आपको मिलेगा कि वो नहीं करते हैं, लेकिन बंगाल में जो ब्राह्मण्स हैं वो मीट का सेवन करते हैं। आप में से जो लोग बंगाल से हो वो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आपके वहां जो कल्चर प्रिवेलेंट है उसके बारे में। उसके बाद देखो, दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है, लिबर्टी भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिबर्टी का जिक्र किया गया है। तो जैसा एथिकल डायलेमा में हमने डिस्कस किया, हर एक नागरिक को अपनी पसंद का फूड खाने का हक है, तो इसलिए जो बैन है वो गलत है। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूड और फूड रिलेटेड हैबिट्स को राइट टू लाइफ का पार्ट माना है। बताइए, राइट टू लाइफ जो है वो संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 21। और देखो, रिलीजियस मोरालिटी जो है वो हमें अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करती है। जैसे हिंदू धर्म में क्या कहा गया है, जैन धर्म में क्या कहा गया है, उसका पालन अगर किया जाए, मतलब बाकी धर्मों में जो कहा गया उसका पालन किया जाए, तो एक पर्सन एक अच्छा इंसान बनता है। लेकिन सरकार के द्वारा लोगों के ऊपर फूड चॉइस को इंपोज करना, ये देखो संविधान की मोरालिटी के अगेंस्ट है। मतलब दूसरे पक्ष का जो व्यू है, दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो ये बोलते हैं भारत एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, मतलब अलग अलग सेक्शंस के लोग भारत में रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के, बहुत डाइवर्सिटी है। हर एक कम्युनिटी के अंदर भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब हरियाणा में खान पान अलग है, पंजाब में अलग है, दिल्ली में अलग है। तो जितनी डाइवर्सिटी है ना हमारे देश में, उसका सम्मान होना चाहिए। अलग अलग जगह जो लोग रहते हैं, मतलब सेम जगह पे भी अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, उनका खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, उसका सम्मान सरकार को करना चाहिए। यह देश की एकजुटता के लिए भी जरूरी है। और देखो, कोई भी सोसाइटी तब प्रोस्पर हो सकती है जब हर कम्युनिटी के लोगों को आज़ादी हो कि वो अपने अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सके,
अब कल्चर के अंदर देखो फूड हैबिट्स भी आती हैं। अंत में देखो एक आर्गुमेंट यह भी दिया जाता है कि मीट बैन से वो लोग जो इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं ना, उनका जीवन यापन भी प्रभावित होता है। जैसे कुछ दिनों के लिए, 9 दिन के लिए मीट बैन होता है, तो कुछ लोग तो व्यापारी हैं, उनको तो इतना असर नहीं होगा, लेकिन मीट इंडस्ट्री में बहुत से लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो डेली वेजर होंगे। अब 9 दिन तक ये इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद अगर रहेगी तो फिर उनकी जो जीवन यापन है वो प्रभावित होगा, उनको डेली वेजेस नहीं मिलेंगे। और ये पॉइंट वैसे एथिक्स का नहीं है, ये तो फिर इकोनॉमी का पॉइंट हो जाता है। जैसे वो आजकल नई नई कंपनीज चली हुई है ना, स्टार्टअप है नए, फ्रेश टू होम है, लीसियस है, उन पर तो कोई बैन नहीं है, फिर शॉपकीपर्स पर बैन क्यों है? खैर ये इकोनॉमी का पॉइंट है। सॉल्यूशन क्या है? मान लीजिए ऐसी केस स्टडी आ जाती है, आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, वहां पर नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है और ऐसे ऐसे जो लोग रह रहे हैं उनके सेंटिमेंट्स कहते हैं मीट बैन होना चाहिए। तो आप क्या सॉल्यूशन निकालोगे? मतलब ये कहना है लोकल लोगों का कि हम गलियों में जाते हैं और मीट की जो दुकानें हैं वो मीट बाहर सजा के रखते हैं, तो इससे हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो और भी हर्ट हो जाते हैं। देखो 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूं, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तो देखो ये सॉल्यूशन हो सकता है कि इन दिनों के दौरान आप ऐसी रोक लगा दो कि मीट जो है वो आप दुकान के बाहर नहीं रख सकते। मतलब दुकान का जो शटर है आप आधा बंद रखोगे और दुकान के अंदर ही डीलिंग्स करोगे, ताकि जो इस फेस्टिवल के दौरान आने जाने वाले लोग हैं उनकी भावनाएं आहत ना हो। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप यूं लिख सकते हो कि अवेयरनेस फैलाई जाए, जो मीट की दुकानें हैं ना उनमें अवेयरनेस फैलाई जाए कि आप सिर्फ दिन में 2 घंटे के लिए दुकानें ओपन रखो। इससे लोकल लेवल पर जो धार्मिक सद्भाव है वो बना रहेगा और 2 कम्युनिटीज का आपस में ट्रस्ट पैदा होगा। ये हो सकता है। बाकी तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या किया जा सकता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट से संबंधित। क्लाइमेट जस्टिस के कुछ पॉइंट्स यहां पे आपको मिलेंगे जो एथिक्स में पूछे जा सकते हैं। देखो आईपीसीसी के 6th असेसमेंट रिपोर्ट के एक चैप्टर में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज के एथिकल पर्सपेक्टिव क्लाइमेट जस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट जस्टिस एक कंसेप्ट है जो यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज ने अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी को सोशली, इकोनॉमिकली और हेल्थ वाइज काफी नेगेटिवली इंपैक्ट किया है। इसका सिंपल भाषा में मतलब यह है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इसका सबसे ज्यादा असर जो होता है वो गरीब लोगों पर होता है। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के कारण कौन से फेनोमेनन होते हैं? सी में पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होगा? कोस्टल इलाकों में जो मछुआरे रहते हैं उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा। सूखा आ गया, गरीब किसानों को ज्यादा नुकसान होगा। तो ये पॉइंट है। क्लाइमेट जस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका मतलब यह है कि आज के क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा फैक्टर डेवलप कंट्री के द्वारा 150 सालों तक किए गए कार्बन एमिशन है। इसलिए डेवलप कंट्रीज को ज्यादा एफर्ट लेना चाहिए क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेवलपिंग नेशंस की हेल्प करें। समझ रहे हो पॉइंट को? मतलब देखो डेवलप कंट्रीज तो जो है ना वो डेवलप कर गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन में, दूसरी जगहों पर, तो वहां पर जो कारखाने लगे उनसे बहुत एमिशंस हुआ। इंडिया जैसे जो देश है इन्होंने तो बेचारों ने अभी तक कुछ किया ही नहीं, ये तो डेवलप हुए ही नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है क्लाइमेट चेंज के लिए? डेवलप कंट्रीज हैं। अब इसका मतलब ये नहीं इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती इसे एड्रेस करने के लिए, बनती है, लेकिन अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी कम है। इसलिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है लेकिन अलग अलग है। डेवलप कंट्रीज की ज्यादा है, इंडिया की थोड़ी कम है। क्लाइमेट जस्टिस का अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आज जो हम अर्थ के रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं वह हमारी जनरेशंस, आने वाली जनरेशंस के साथ देखो अन्याय है, इनजस्टिस है। उनका भी अर्थ पर इक्वल राइट्स हैं। इसलिए हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अर्थ के रिसोर्सेज का इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि वो रिसोर्स जो है वो आने वाली जनरेशंस के लिए खत्म ना हो। मतलब इफेक्टिव हम अभी फिलहाल प्रेजेंट रिसोर्सेज का यूज करें ताकि आने वाले जो जनरेशन है ना उनके लिए भी रिसोर्स बचे रहें। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमने ही खत्म कर दिया। समझ गए? जैसे किसी की पुश्तैनी जमीन होती है ना, तो पुश्तैनी जमीन में एक जनरेशन ऐसी आती है जो पूरी पुश्तैनी जमीन को नाश मार देती है। तो उनको सोचना चाहिए कि भैया ये तो जो तुम्हें जमीन या फिर जायदाद मिली है, तुम्हें पूर्वजों ने तुम्हें दी है,
तो आने वाली जनरेशन है उनका भी इस पर हक है। तुम ही से सब कुछ खत्म कर दोगे, मतलब गलत यूज करोगे, जुआ खेल लिया, तो आने वाली जनरेशन के लिए तो वो कुछ नहीं बचेगा फिर। मतलब एक सिमिलरिटी सी निकालने की कोशिश की। उसके बाद देखो, क्लाइमेट चेंज किसी भी देश में सबसे बड़ा मार्जिनल सेक्शन के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती है, इसलिए इक्विटेबल सोसाइटी के लिए क्लाइमेट जस्टिस इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रॉफिट के साथ साथ नेचर और इन्वायरमेंट पर भी ध्यान देना होगा। मतलब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और बहुत सारी कंपनीज देती भी हैं, लेकिन अब और ज्यादा ध्यान देना होगा। उनके वर्क कल्चर और इथोस में क्लाइमेट जस्टिस का भाव होना जरूरी है। इसलिए क्लाइमेट जस्टिस तभी इंश्योर होगा जब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, ये सब मिलकर अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे। इसके बाद देखो 2017 का यूपीएससी का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। डिसिप्लिन जनरली इंप्लाइज फॉलोइंग द ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेशन, हाउएवर इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस। क्वेश्चन समझ गए आप? आमतौर पर डिसिप्लिन का मतलब यह समझा जाता है कि आप ऑर्डर फॉलो करो और सबऑर्डिनेशन मेंटेन करो। मतलब आपके सीनियर ने आपको कुछ कहा, आपको उसको फॉलो करना है। समझ गए? लेकिन कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है, इसे आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले आप मुझे डिसिप्लिन का मतलब बताइए। डिसिप्लिन का मतलब ओबीडियंस या किसी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट होता है। डिसिप्लिन में आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली और सिस्टमेटिकली काम कर सके। आप आर्मी और पुलिस फोर्स जैसी सर्विस में डिसिप्लिन देखते होंगे। इन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में तो डिसिप्लिन का रोल और भी ज्यादा होता है, जिससे सैनिकों में सेल्फ कंट्रोल, करैक्टर और एफिशिएंसी आती है। मतलब आपने देखा होगा आर्मी में तो जो सीनियर ने कह दिया, ऑफिसर ने कह दिया, वो जवान के लिए पत्थर की लकीर है। पुलिस फोर्स में भी ऐसा होता है, लेकिन आर्मी के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव कर पाता है। क्योंकि डिसिप्लिन हायरार्की इंश्योर करता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, और डिसिप्लिन से वर्क कल्चर भी स्ट्रॉन्ग बना रहता है। और डिसिप्लिन से देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी और कोहेरेंस भी बनी रहती है। मतलब देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 लोग काम करते हैं, अब कोई कुछ करे कोई कुछ करे, तो ऑर्गेनाइजेशन आप बताओ कैसे काम करेगी? कोहेरेंस तो कुछ होगा ही नहीं, जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अचीव कर पाएगी? तो डिसिप्लिन होता है, सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश देता है, सबऑर्डिनेट फर्दर सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं, काम करवाते हैं, तो कोहेरेंस मेंटेन रहता है। बट देखो कभी कभी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी साबित हो जाता है। मतलब बैकफायर भी कर जाता है, फायदे के बजाय नुकसान भी हो जाता है। एक्सेसिव जो डिसिप्लिन होता है ना, उसकी वजह से किसी इंडिविजुअल में ना उसकी कंसाइंस पर बुरा असर पड़ता है, तो मोरल करप्शन की संभावना ज्यादा पैदा हो जाती है। जैसे देखो हिटलर ने इतने ज्यादा लोगों को मरवाया, ज्यूज को मरवाया। जो हिटलर के ऑफिसर्स थे उनमें कंसाइंस मर गई थी। वो इतना ज्यादा डिसिप्लिन के चक्कर में कि हमें तो आदेश मिला है, जो बोला गया हम तो वही कर रहे हैं। अरे भैया देख तो लो तुम कर क्या रहे हो, तुम लोगों को मार रहे हो यार। उनकी कंसाइंस ही मर गई। तो ये नुकसान होता है एक्सेसिव डिसिप्लिन का, कंसाइंस मर जाती है बहुत बार। एक्सेसिव, जैसे अभी तो इसको आप जोड़ सकते हो, जो यूक्रेन में रशिया के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बुच्चा में नरसंहार करवाया, मतलब काफी सारे सिविलियंस की वहां पे हत्या की गई है। अब सच्चाई क्या है देखो, ये तो कैसे पता लगेगा? वार का टाइम है, इंफॉर्मेशन वारफेयर भी चल रहा है। हमें तो वही समझ में आता है जो मीडिया में दिखाया जाता है कि रशिया ने ऐसा किया है। अब रशिया का आरोप यह है कि हमने ऐसा नहीं किया है। और यहां पर एक डायमेंशन ये भी है, अगर कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं अगर ये बुचा में रशिया ने किया भी है तो ये किसी लोकल कमांडर की हरकत है, इतने सारे सिविलियंस को मारा गया है। मतलब पुतिन ऊपर से आदेश दें कि सिविलियंस को मार दो बड़े स्केल पे, रशिया की इतनी बेइज्जती हो जाए, रशिया पूरे से तरह से आइसोलेट हो जाए, ये पुतिन नहीं चाहेंगे। तो ये जो बुचा में जो जीनोसाइड हुआ भी है ना, तो ये लोकल कमांडर की हरकत लगती है, उन्होंने इतना गलत काम किया है। खैर मुद्दे पर आते हैं फिर से, डिसिप्लिन कैसे काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है। एक्सेसिव डिसिप्लिन से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी रुकावट आती है, क्योंकि डिसिप्लिन की आड़ में इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी का स्कोप खत्म होने लगता है। मतलब जूनियर्स वही कर रहे हैं जो सीनियर्स बोल रहे हैं, तो जूनियर्स की क्रिएटिविटी कहां गई? वो अपने हिसाब से तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं।
ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन भी बढ़ सकता है, क्योंकि देखो एक्सेसिव डिसिप्लिन के कारण कोई भी सबऑर्डिनेट करेज शो नहीं कर पाएगा। मतलब करप्शन हो रहा है तो जूनियर तो बोल ही नहीं सकेगा ना कि हाँ गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं, करप्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको शुरू से ही सिखाया गया करप्शन, वो बस सीनियर जो बोल दे वो बात माननी है। सबसे लास्ट पॉइंट, एक्सेसिव डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम कर सकता है, जहां हेल्दी डिस्कशन और डिबेट मिसिंग हो। मतलब डिसिप्लिन होगा तो डिबेट ही नहीं होगी ना आपस में कोलीग्स में, जो सीनियर ने बोल दिया वही, और डिबेट नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगी, तो मतलब अच्छे आइडियाज नहीं निकल के आएंगे, प्रोडक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में एप्रोप्रिएट लेवल का डिसिप्लिन होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, ताकि डिसिप्लिन के साथ इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सके। अब देखो नेक्स्ट आज की एथिकल टर्म है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट है वो दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। उनके अनुसार ह्यूमन बींग्स किसी भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में कोर पोजीशन में होना चाहिए। मतलब जो भी डेवलपमेंट होना उसमें कोर पोजीशन ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच मिडिल पाथ का काम करती है, और ह्यूमनिज्म में सिर्फ ह्यूमन ही नहीं बल्कि एनिमल और प्लांट के लाइफ को भी महत्व देना चाहिए। इसका मतलब मेटेरियलाइजेशन और एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिज्म के बीच का मिडिल पाथ। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी का ऑब्जेक्टिव एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर सभी ह्यूमन से एक समान हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, जैसे रेस, कास्ट, क्लास, जेंडर और ज्योग्राफी के आधार पर। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में धर्म इंपॉर्टेंट है, मतलब सोसाइटी में मोरल ड्यूटी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी में आपस में कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन कह लीजिए, इसका हिंदी में मतलब है सामंजस्य स्थापित हो सकेगा। तो ये हमने बात की इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब आज का लीडरशिप का एग्जाम्पल देख लीजिए। नित्रेश शर्मा राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं। दंगे के दौरान 3 महिला और एक बच्ची को अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनको बचाकर पुलिस फोर्स के मानवीय चेहरे को उजागर किया है नित्रेश शर्मा ने। उन्होंने कौन कौन सी वैल्यूज को शो किया है, लिखना हो तो आपको, वैल्यू ऑफ सेल्फलेसनेस, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ सर्विस। मतलब वो चाहते तो बोल सकते थे कि नहीं आगे नहीं जा सकता, जान को खतरा है, मुझे बाकी फोर्स आए या फिर फायर ब्रिगेड आए तभी हम आगे जा सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने स्पिरिट ऑफ सर्विस को शो किया, कमिटमेंट टुवर्ड्स सर्विस, कंपैशन, इन सब वैल्यूज की उन्होंने एक अद्भुत मिसाल पेश की। तो इनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अब लास्ट में आज का कोट देख लीजिए। कोट है टैगोर साहब का, यू कांट क्रॉस द सी merely by standing and staring at the water। ये कोट दिया था टैगोर साहब ने। टैगोर जी का यह कोट हमें कर्म की इंपॉर्टेंस का एहसास कराता है। देखो एक्शन लिए बिना हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हम सब कास्टलेस सोसाइटी को रियलाइज करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बोलकर कास्टलेस सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो या फिर कास्ट हो ही ना। अलग अलग लोगों का व्यू है कास्टलेस सोसाइटी के बारे में। मतलब कास्टलेस सोसाइटी का क्या मतलब है, कुछ लोग बोलते हैं कास्ट होनी चाहिए लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इस आधार पर कुछ लोग बोलते हैं होनी ही नहीं चाहिए, तो इस पर डिबेट नहीं करते हैं। लेकिन सिर्फ बोलकर हम कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकते। मतलब आप बोल रहे हो, सोच रहे हो सिर्फ, तो इससे कास्टलेस सोसाइटी थोड़ी ना बनेगी। हमें इसके लिए एक्शन लेना होगा, जैसे हम अपने एक्शन में किसी प्रकार का कास्ट बायसनेस ना दिखाएं। और आज की सोसाइटी में अधिकतर लोग प्रोक्रास्टिनेशन से परेशान हैं, तो वहां पर भी आप ये बोल सकते हो, सिर्फ एक्शन लोगे तभी आप अपने एम, अपनी ड्रीम को अचीव कर सकते हो। बोलने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। तो ये पूरी हमारी आज की डिस्कशन थी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।